Hello everyone. Today in this class we are going to start a new chapter which is the very most important chapter of the class 10th, or we can say that it is the foundation of the class 10th. Today we are discussing on the very first chapter of the geometry portion, which is the locus. लोकस क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, क्या कंटेंट है, क्या मैटर है, इसके बारे में अपन काफ़ी डीपली डिस्कस करेंगे. सो आवर टुडेज टॉपिक इज चैप्टर नंबर 10th फ्रॉम आवर आरबीएसई सिलेबस विच इज लोकस. जनरली क्या होता है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा क्लासरूम का, some of the students are saying that sir, whenever you taught in the classroom we understood everything, but whenever we reach at home we forgot everything. मीन्स एक ऐसा चैप्टर है कन्फ्यूजन क्रिएट करता है. वैसे कोई कन्फ्यूजन नहीं होता यदि समझ में आ गया तो, बट इफ यू डिड नॉट अंडरस्टूड इन द प्रॉपर मैनर और यू डिड नॉट फोकस ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट विच आर वेरी माइनर, बट इन दिस चैप्टर, इन दिस केस whenever you are solving your chapter, these माइनर कॉन्सेप्ट विल बिकम मेजर कॉन्सेप्ट. और यदि आप कोई छोटी सी भी मिस्टेक करते हो तो वो आपको एक लार्ज मिस्टेक कमिट करने के लिए मोटिवेट या मजबूर करती है. क्लियर? तो हर एक चीज़ को बहुत डीपली आप समझने की कोशिश करना. जो भी कोई चीज़ नहीं समझ में आए आप वीडियो रिवाइंड करें, वापस चेक करें, और फिर भी यदि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है देन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई टू क्लियर इट. अब देखो, कुछ एक स्पेशल थिंग्स होती हैं किसी भी चैप्टर की, जो उसकी यूँ मान लो कि चैप्टर की बैकबोन. वैसे ये चैप्टर अपने आप में एक बैकबोन का काम करता है पूरे ज्योमेट्रिकल पोर्शन के लिए, क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर रह गया और जो भी कॉन्सेप्ट है इसका वो भी इतना घुमा हुआ है कि तो एक बार में थोड़ा सा कम ही समझ में आता है. बट व्हेनेवर यू ट्राई अगेन एंड अगेन यू इजीली गॉट इट. अब देखो, इसके जो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, बहुत स्मूथ हैं, लेकिन वो तभी समझ में आएंगे जब आप अपना 100% पे करेंगे अटेंशन. क्लियर है? तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के बारे में. चैप्टर क्या है? लोकस. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ द लोकस. बेसिकली इसको जब भी डिफाइन किया जाता है तो एक एग्जाम्पल, सर्कल का एग्जाम्पल लिया जाता है, क्योंकि इट्स द वेरी इजीएस्ट एग्जाम्पल विच इज रिलेटेड विद द लोकस. सो आई एम ऑल्सो टेकिंग द सेम एग्जाम्पल. अपन भी सर्कल को ही लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. देखो, लोकस क्या होता है? लोकस इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स. ये काफ़ी सारे पॉइंट्स का सेट होता है. काफ़ी सारे में ये नहीं कि भाई काफ़ी सारे हो, बहुत सारे हो. 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, और 1000 भी हो सकते हैं, और इन अनकाउंटेबल भी पॉसिबल है. सो द लोकस इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन. अब पॉइंट तो अपन कहीं पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्लेन में, अपन 3D में, स्पेस में बोले तो, और वी कैन सेलेक्ट ऑन 2 planes. बट लोकस इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच लाई ऑन ए सेम प्लेन. क्लियर? कि वो एक ही प्लेन में होनी चाहिए. ये नहीं कि आधा तो मैंने बोर्ड पे ले लिया और आधा पीछे वाली दीवार पे ले लिया. नो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपन 2D डायमेंशंस या 2D स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे. लाइक सर्कल है, पर अपना आ गया स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, लाइक दिस. तो इन सभी, ये जो सभी कंटेंट है वो 2 डायमेंशनल कंटेंट है अपने, और ये हमेशा एक ही प्लेन को डिजर्व करते हैं. We cannot consider 2 plane on a same time. क्यों? एक्चुअली ऐसा क्यों होता है कि आपने मान लो कि 2 प्लेन सेलेक्ट किए कि ये ऐसा ट्रायंगल बनाना चाहूँ मैं, तो आधा ट्रायंगल मैं इस वॉल पे ले लूँ तो ये फिर ये ट्रायंगल नहीं बचेगा, क्योंकि जैसे अपन इस प्लेन को यहाँ से हटाया वो ट्रायंगल का पार्ट ही नहीं होगा, वो इसमें कंसिडर नहीं होगी ये वाला पार्ट. क्लियर है? तो ऐसे कुछ समझ सकते हैं. मान लो अब मैं एक सर्कल बनाना चाहूँ तो ऐसे बना दिया और आधा इस वॉल पे ले लिया और हाफ मैंने ले लिया इस बोर्ड पे, तो ये भी सिचुएशन अपनी सेटिस्फाई नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही अपन पीछे वाले सरफेस को रिमूव करते हैं या फिर इस सरफेस मीन्स प्लेन, इस प्लेन को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ तो वो आपके सर्कल, वो सेमी सर्कल्स में डिवाइड हो जाएगा. क्लियर है? तो हमने तो सर्कल लिया था ना,
और हमने डिवाइड इसको किस में कर दिया, सेमी सर्कल्स में, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। मीन्स वी विल कंसिडर ओनली ए सेम प्लेन और सिंगल प्लेन। तो पहला तो ये कंप्लीट हुआ कि लोकस हमेशा ही एक ही प्लेन पे होगा, वो चाहे आपका छोटा है या बड़ा है, डज नॉट मैटर अबाउट इट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लोकस इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स विच लाई ऑन ए सेम प्लेन। अब पहली कंडीशन क्या थी, ये कि पॉइंट्स का एक सेट होता है। सेकंड कंडीशन, लाई ऑन ए सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन इज विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। जो कंडीशन हमें अवेलेबल करवा रखी है उन कंडीशंस को फुलफिल करना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे पहले डेफिनेशन लिखता हूं मैं। तो ये अपनी एक स्मूथ डेफिनेशन है। मैंने कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा पजल्ड केस नहीं लिया है, इजी वे में भी सोच समझ में आनी चाहिए, वही मैंने कंटेंट सेलेक्ट किया है। बुक में थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है लेकिन मैटर वही रहता है, एक दूसरे से रिलेट होते हैं। कहीं पर लैंग्वेज इजी हो जाती है, कहीं पर लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है। साइंटिफिक लैंग्वेज हमेशा ही थोड़ी टिपिकल होती है, बट हमें साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं यूज़ में लिए, मैंने एक प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ में लिए जिससे कि आप इजीली इसको गेन कर सकें। ओके स्टूडेंट, सो लोकस इज ए सेट ऑफ पॉइंट ऑन ए सेम प्लेन विच सेटिस्फाइज द गिवन सर्टेन कंडीशंस एंड दीज कंडीशंस आर, वो कंडीशंस क्या क्या होंगे, इट्स डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिपेंड करेंगी। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, मैंने एक स्टेटमेंट बोला, व्हाट विल बी द locus of points which are equidistant from a fixed point। अब देखो यहां से मैंने एक क्वेश्चन लिया है, स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, कुछ भी बोल दो। व्हाट विल बी द लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। मतलब हमें एक फिक्स पॉइंट लिया, क्लियर। इससे कुछ पॉइंट है, कुछ का मतलब कितने भी हो सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स जो है, ये वाला पॉइंट एंड दिस वन पॉइंट एंड दिस वन पॉइंट, दीज पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट। तो अपन ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट ले सकते हैं ऐसे करके। मान लो ये सभी पॉइंट्स हैं और ये सभी के सभी इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हैं, तो ये ए मानता हूँ, तो ये सभी की लेंथ क्या हो जाएगी, ये लाइन सेगमेंट है, ऐसे करके ये सभी लेंथ अपनी हो जाएगी ए। तो इस सिचुएशन में इन पॉइंट्स का जो लोकस बनेगा, दिस लोकस इज नोन एज द सर्कल। तो अब देखो इसमें ये इस डेफिनेशन को कैसे फुलफिल करता है। पहले तो हमने ये क्लियर कर दिया कि वो सम पॉइंट्स सिचुएटेड ऑन ए प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज नोन एज द सर्कल, क्लियर। और ये इसका सेंटर हो गया एंड दिस दिस डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो हमने चलो इसको तो डिफाइन कर दिया। अब ये इसके साथ में कैसे रिलेट होता है इसको समझते हैं। लोकस इज ए सेट ऑफ पॉइंट। चलो सेट ऑफ पॉइंट्स अपन ने ये पॉइंट्स लिए, इनके लोकस के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं ऑन ए सेम प्लेन। डेफिनेटली जब लोकस की बात आ जाती है तो वो सेम प्लेन पे ही कंसिडर किया जाता है, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट, विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी, देखो यहाँ से, विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस इज द कंडीशन। अब ट्राई टू चेक these all these points are equidistant from this point। ये फिक्स पॉइंट हो गया, सर्टेन जो भी आपका फिक्स पॉइंट है,
यहां से इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की कितने भी हो जाए, all the distances are remain constant. In this situation we can say that this statement or this diagram satisfies the conditions of the given problem. जो भी ये प्रॉब्लम थी उसकी ये जो कंडीशंस जो थी वो कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है और ये इसके साथ में बैलेंस कर रहा है। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों म्यूचुअली बैलेंस्ड हैं, तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो लोकस होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ पॉइंट्स होगा। एक्चुअली में लोकस क्या होता है, लोकस इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स विच लाइज ऑन ए सेम प्लेन एंड सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। और अपन ने इस कंडीशन के लिए अपना जो लोकस बना है वो क्या बना है, एक सर्कल बना है। आई होप यू अंडरस्टूड। क्लियर है? यदि एक बार भी समझ में नहीं आया तो वापस रिवाइंड करें, वापस से चेक करें, यू विल इजीली अंडरस्टैंड। अब देखो इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इसकी रूट डेफिनेशंस हैं और कुछ इसके छोटे छोटे स्मूथ से जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। वो क्या है, तो मैं कुछ बोलता हूँ, आप लिखने की कोशिश करना और साथ साथ में मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। ओके स्टूडेंट, सो प्लीज ओपन योर नोटबुक एंड ट्राई टू राइट। First of all, write the definition. This is the proper definition of the locus. अब जो भी आपको पॉइंट मेंशन करने हैं वो फटाफट लिखते जाएं और मैं एक्सप्लेन करता हूं साथ में। सर्कल इज ए locus of points which are equidistant from a fixed point. चलिए मैं साथ साथ लिख भी देता हूं। Circle is a locus of points which are equidistant from a fixed point, as I explained in the last structure. मैंने वही बात लिखी है, सर्कल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। तो इसको वापस एक्सप्लेन करने की शायद ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपन ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। चलिए अब देखो मैं एक काम करता हूँ, बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ क्योंकि लिखने में थोड़ा ईजी रहेगा। नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट आई मेंशन। सेकंड, अब देखो अपन लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। आप पैरेलल लाइंस के बारे में जानते हैं। टू लाइंस आर पैरेलल इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज बोथ ऑफ द लाइंस विल बी रिमेन कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट। मतलब कि दो लाइन पैरेलल तब होंगी। देखो 6th-7th स्टैंडर्ड में अपन ये डिस्कस किया करते हैं, टू लाइंस आर पैरेलल इफ दे नेवर मीट एनी पॉइंट। मतलब कि वो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें। इसका मतलब वो दोनों लाइन कैसी होगी, पैरेलल लाइन होगी। लेकिन ये कोई एक सुटेबल डेफिनेशन नहीं होती है अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। मीन्स वी आर इन द नाउ इन 10th स्टैंडर्ड और अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड वी कैन से दैट टू लाइन्स आर म्यूचुअली पैरेलल इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम एट ईच एंड एवरी पॉइंट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। एक्सप्लेन करूँ तो लेट these two lines and it is the perpendicular distance and this is also the perpendicular distance and this is also the perpendicular distance like this. Clear? Two lines are parallel if the perpendicular distance between these two lines at each and every point will remain constant, means must be equal to each other. If it is a, then all the distances must be equal to a unit जो भी सेंटीमीटर है, मीटर है, कुछ भी। तो in this situation we can say that both the lines are parallel to each other. Are you agree? तो चलिए अब लिखते हैं, क्या आप मेंशन करना था हमें। Second thing, if L1, where I am taking L1 as a line, L1 is a symbol of a line, L1 parallel to L2,
two lines are there, L1 is parallel to L2, comma L2 is parallel to L3, clear? Then L1 parallel to L3 also, or we can say that L1 parallel to L2 or L2 parallel to L3, means all these lines mutually parallel to each other. और अपन को ये पता है ये 11 का जो सिंबल होता है ऐसे कुछ करके, वो एक पैरेललिज्म का एक सिंबल होता है, क्लियर? अब इसको देखो एक्सप्लेन करता हूँ. ये सपोज L1 है एंड दिस इज सपोज L2, और ये दोनों लाइन आपस में क्या है, L1 पैरेलल टू L2, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस सेम है. और मैंने ये स्टेटमेंट लिया L3 के लिए, तो ये हुआ L3. ये डिस्टेंस यहाँ पर ये दोनों पैरेलल, तो मान लो कि ये A है तो ये भी A होगी, और मैं ये मान लेता हूँ कि ये B है तो डेफिनेटली ये B होगी हर एक पॉइंट पे. बात समझ में आई? तो L1 और L3 के बीच की डिस्टेंस क्या हुई, A प्लस बी यहाँ से, और यहाँ से भी कितनी हुई, A प्लस बी. और ऐसे ही आगे चलेंगे तो भी क्या होगी, A प्लस बी. तो L1 और L3 के बीच की डिस्टेंस भी तो कॉन्स्टेंट ही है ना, तो अपन ये बोल सकते हैं कि L1 पैरेलल टू L3. और अभी लास्ट में फाइनली अपन ये भी बोल सकते हैं कि ऑल दीज लाइंस आर म्यूचुअली पैरेलल टू ईच अदर, क्लियर? और ये पैरेलल का सिंबल हो गया. नाउ नेक्स्ट, इफ L1 is perpendicular to L2, L1 is perpendicular to L2, comma L2 is perpendicular to L3, then L1 is parallel to L3. ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात के लिए. सम ऑफ द स्टूडेंट डायरेक्टली मीन्स राइट L1 परपेंडिकुलर टू L3, जो कि पॉसिबल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? देखो मैंने ये लिया, लेट्स सपोज दिस इज द लाइन L1 and it is a line L2 if these both are perpendicular to each other, clear? और मैंने सेकंड केस ये लिया है कि L2 के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये होगी इसके 90 डिग्री के साथ में, ये अपनी हो गई L3. मैंने L3 यहाँ मेंशन कर दो. तो अब देखो L1 और L3 के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये दोनों लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और अपन ये बोल सकते हैं कि L1 पैरेलल टू L3, मतलब और L1 डज नॉट परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल टू नहीं परपेंडिकुलर टू L3, मतलब L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं होगा, क्या होगा, पैरेलल होगा, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, द लोकस of tip of a pendulum of a watch of a clock या फिर वॉच, जो भी आप बोलना चाहो, will be an arc. an arc मीन्स यू मान लो ये अपनी वॉच है, क्लॉक है, ये इसका पेंडुलम है, ठीक है, ये इसकी टिप हुई, और ये कैसे मूव करेगा, इस सिचुएशन में मूव करेगा ये, मतलब इसका ऑस्किलेशन होगा. और इस सिचुएशन में ये जो बनेगा, ये जो लोकस बन रहा है, इस लोकस को बोलते हैं अपन आर्क. और आर्क की मीनिंग क्या होती है वो भी साथ में मेंशन कर लो. आर्क को कैसे डिफाइन करेंगे, आर्क क्या होती है, आर्क इज एन आर्क इज अ पार्ट ऑफ circumference of a सर्कल. आर्क क्या होती है, आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल. तो ये सर्कल है, इसका ये सर्कमफरेंस है, ये सर्कमफरेंस हुई, तो इसका यदि अपन एक कोई पार्ट सेलेक्ट करें, ये वाला पार्ट का हो चाहे ये वाला पार्ट का हो, और इन दोनों ही पार्ट्स को क्या बोलते हैं, आर्क. इनमें एक मेजर होता है और एक माइनर होता है, एज आई एक्सप्लेन इन द चैप्टर नंबर 15 में मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ आर्क.
अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 5। चलिए, अब मान लो कि आपके पास ये कोई व्हील है, ठीक है, ये व्हील है और ये रोलिंग सिचुएशन में है, मतलब ये मूविंग सिचुएशन में है। तो ये रोल करके पहले यहां था, फिर यहां आएगा, फिर यहां पे आएगा, ऐसे करते करते आगे चला जाएगा। तो इसका जो सेंटर है, तो सेंटर तो फिक्स रहेगा ना, इसका सेंटर यहां पे और इसका सेंटर यहां मान लेता हूं, इसका सेंटर यहां मान लेता हूं। The locus of the center of a rolling wheel on a surface will be parallel to the surface। मतलब हमें किसका लोकस फाइंड आउट करना है, हमें इन सेंटर है ना इस व्हील का, उसका लोकस फाइंड आउट करना है। तो ये प्लेन है आपका, प्लेन पे मूव करेगा डेफिनेटली, हवा में तोड़ेगा नहीं ये व्हील। तो इस प्लेन पे यदि इसको रोल करवाएं तो इसका सेंटर कभी भी ये नहीं है कि यहां से टूट के यहां पे आ गिरा, नहीं, जहां पे फिक्स रहेगा और आपके सरफेस के अलोंग ये मूव करता रहेगा, मूव करेगा तो ये इसकी पोजीशन फिक्स रहेगी। हाँ, ये मतलब अप डाउन नहीं होगा, लेफ्ट राइट हो सकता है। तो जहां पर अप डाउन भी कब होगा, मान लो सरफेस ऐसा है, तो उस सिचुएशन में आपका सेंटर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो मतलब फिर अपना ये जो सेंटर है उसकी भी उसका लोकस कैसी सिचुएशन में होगा, इस सिचुएशन में होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि सेंटर का जो लोकस है वो सरफेस के या फिर आपके प्लेन के जिसके ऊपर आपका व्हील रोल कर रहा है उसके क्या होगा, पैरेलल होगा। तो आप मेंशन करें द लोकस ऑफ center of a rolling wheel on a plane or surface will be parallel line to the surface। Got it? मीन्स अपन ने कोई प्लेन पे या सरफेस पे अपन ने कोई व्हील लिया जिसको अपन ने मूव करवाया तो उसका जो सेंटर का जो लोकस होगा वो उस सरफेस के अलोंग पैरेलल लाइन होगा। क्लियर? नेक्स्ट, द लोकस ऑफ अ व्हील ऑफ अ रोलिंग व्हील विल बी, या रोलिंग व्हील ऑन ए सरफेस लिख देते हैं, ये भी ऑन ए सरफेस विल बी कोइंसिडेंस लाइंस टू द सरफेस। ठीक है यहां तक। अब देखो इसको एक्सप्लेन करता हूं। मान लो ये सरफेस है, सॉरी ये आपका व्हील है और ये रोलिंग करता हुआ ऐसे चल रहा है। अब हमें सेंटर का लोकस नहीं फाइंड आउट करना, हमें इस पूरे व्हील का करना है। तो व्हील को करेंगे तो इसके ऊपर ये काफ़ी सारे पॉइंट हैं। तो पहले ये पॉइंट यहाँ पे था, अब दूसरा पॉइंट यहाँ आ जाएगा। सरफेस की यूँ बात करें तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ गया, थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ गया, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब इन सभी पॉइंट्स को यदि अपन ज्वाइन करवाएंगे तो ये क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये किसके ऊपर होगी, आपके सरफेस पे होगी। तो मतलब जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रही होती है तो उस सिचुएशन में अपन उन दोनों को कोइंसिडेंस लाइन बोलते हैं। तो ये लाइन आपकी कोइंसिडेंस लाइन हो जाएगी, किसके कोरस्पॉन्ड, सरफेस के कोरस्पॉन्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7। चलिए नेक्स्ट, इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, पहले लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन करूंगा। इफ टू लाइन्स आर intersecting each other at a point, then
the locus of points which are what did I say? If two lines are intersecting each other at a point, दो लाइन है वो अपने म्यूचुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं अपने आप को किसी एक पॉइंट पे. Two lines are intersecting each other at any point, then the locus of points which are equidistant from these two lines. तो हमें कुछ पॉइंट लेने हैं जो इस लाइन से और इस लाइन से, ये डिस्टेंस ये इक्वल है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, और थर्ड पॉइंट मैंने लिया ये डिस्टेंस इसके इक्वल है. एंड वेन एवर वी विल ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स देन द लोकस ऑफ दीज पॉइंट विल बी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल. मीन्स यदि ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा. और वी कंसिडर इफ दिस इज 30 देन इट इज ऑल्सो इक्वल टू 30 डिग्री. तो ये अपना नेक्स्ट पॉइंट हुआ, पॉइंट नंबर 7. इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर देन लोकस ऑफ सम पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट from these two intersecting line will be an angle bisector of angle formed by these two lines at the intersecting point. Clear? अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 8. Point number 8 is the locus of some points or points which are equidistant from both the endpoints of a line segment will be perpendicular bisector of this line segment. Means locus of point which are equidistant, मतलब कि मान लो ये लाइन सेगमेंट लिया, ठीक है, यहां तक ये लाइन सेगमेंट है ए बी. Some points are here which are equidistant from both the end point. मतलब मान लो मैंने ये पॉइंट लिया तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है. लेट सपोज आई एम टेकिंग दिस वन पॉइंट, देन दीज बोथ ऑफ द डिस्टेंसेज आर इक्वल, देन द लोकस ऑफ दीज पॉइंट, मतलब हम इनको ज्वाइन करवाएंगे तो जो हमें लोकस मिलेगा, ये लाइन सेगमेंट मिलेगा या जो भी हमें लाइन मिलेगी, ये जो लाइन होगी वो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा. तो अपन बोल सकते हैं दिस लोकस विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ए बी. क्लियर? लोकस ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन segment. Okay student, so we have completed our 7 points here, so please pause the video and note it down.